जय साथियों, देखिए पिछले क्लास में आपको हम बीपीएससी टीआरई 1, 2 और टीआरई 3 यानी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3.0 में जितने भी आपका फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था उन्हें हम आपको हल किए थे। आज हम केमिस्ट्री से आपको स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री और बायो से जितने भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है उन सभी प्रश्न को हम हल करने वाले हैं। और आपको बता दें कि पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन में स्टूडेंट को डाउट था, तो उन सभी क्वेश्चन को हम फिर से हल करेंगे। जैसे आपका ये प्रश्न था, ये क्वेश्चन था आपका कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है, यानी किसके सीधे अनुपातिक होता है। तो देखो, आप यदि न्यूटन्स लॉ सही से पढ़े होंगे तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहते हैं, वो कहते हैं आपका फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ध्यान रखना, क्या होता है चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये है आपका वास्तविक में न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, जो आप क्लास 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसी को हम ड्राइव करते हैं आगे। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। और देखो मोमेंटम क्या होता है, तो m इंटू वी होता है, आप जानते होंगे। ठीक है, बटे dt। अब देखो यहाँ से क्या आएगा आपका एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा एम। क्या है, एम यदि कांस्टेंट रहेगा तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा आपका dv बाय dt बच जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि m इंटू डी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, यानी ए होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया फाइनली क्या f जो है, एक सेकेंड यहाँ पर ध्यान रखिएगा, f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है m इंटू ए होता है। ठीक है, क्या होता है m इंटू ए होता है। अब क्वेश्चन पर चलो, क्वेश्चन क्या करा था कि किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। किसके सीधे अनुपातिक होता है, देखो तो ये क्या है, ये है त्वरण है, तो ये फोर्स के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है त्वरण। तो आपका ऑप्शन बी तो हो ही जाएगा, वस्तु पर लगने वाले बल के क्या है तो सीधे अनुपातिक होता है। ठीक है, अब देखो हम m को क्या करेंगे, इस m को इधर लेके आएंगे तो आपका आ जाएगा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ बटे एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एफ बटे एम आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि त्वरण जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्या है, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ए भी होगा, वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रम के अनुपातिक होता है। ठीक है, तो कल मिस्टेक हो गया था इस क्वेश्चन में। ठीक है, हम ऑप्शन नहीं देखे थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज आपको पूरे डिटेल्स में इसको बता दिया है। ठीक है, तो आपका ए और बी दोनों होगा, तो आपका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसी तरह से यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, देखो इसमें हम ऑप्शन ए कल नहीं देख पाए थे, इसीलिए आपका केवल बी हम लगाकर आगे बढ़ गए। ठीक है, लेकिन पूरे डिटेल्स में आपको बताया है कि ए और बी क्यों होगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग समझते हैं एफ बराबर एम है, यही न्यूटन सेकेंड लॉ। ये न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं है, ध्यान रखना, एफ बराबर एम है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं है। न्यूटन सेकेंड लॉ ओरिजिनल में आपका ये है कि फोर्स का आता है, फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और यहीं से आपका ड्राइव करके ये आता है। ठीक है, तो ये आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, फिजिक्स में अच्छे से डिटेल्स में पढ़े होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन और था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था। एक क्वेश्चन था का ये, ठीक है, क्वेश्चन करा है कि एक सीधी विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। ये आपका क्लास 12th का है। ठीक है, क्लास 12th के फिजिक्स का क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड, वहां का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि एक सीधी विद्युत धारावाही चालक, यानी एक आपका है करंट, एक आपका स्टेट है करंट कैरिंग वायर। ठीक है, ये है, ये समझ लो, एक आपका ये स्टेट है करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, इसमें आपका करंट आ जा रहा है। अब कह रहा है कि इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। ठीक है, तो देखो ये आपका 3D में इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। आप देखोगे तो ये ना इसके वायर के चारों ओर ऐसे सर्कल सर्कल बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा, आपको ये क्रॉस नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ये आपका ये वायर को क्रॉस कर, क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, ये एक सर्कल के रूप में वायर के चारों ओर है। ठीक है, दिखाने के लिए हम ऐसे बनाए हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा। तो ये आपका ऐसे इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन आपका इधर होगा। ठीक है, तो ऐसा बनेगा आपका, तो सकेंद्रीय वृत्त बनेगा, ऑप्शन सी होगा। हमने कल सकेंद्रीय वृत्त ही बताए थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट करते सर कि आप समांतर रेखाएं बताए हैं। ठीक है, तो उसको हम दोबारा आज बता रहे हैं, आपका ऑप्शन सी ही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो ये दोनों क्वेश्चन आपको डाउट था तो हम आज क्लियर कर दिए हैं। चलिए अब आपको हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन डाउट हो आप बताइए, हिचक बिना हिचक के बताइए, ठीक है। इसका सभी समाधान किया जाएगा। कभी कभी हो जाता है कि फास्ट में क्लास चलते हैं तो हो जाता है कभी कभी पूरा ऑप्शन नहीं देख पाते, ठीक है। आपको बता दें, आपको जानने के लिए बता दें कि फिजिक्स मेरा जो है सबसे स्ट्रांग है, ठीक है। फिजिक्स वो भी इस लेवल का नहीं, आईआईटी लेवल का, ठीक है। हम भी आईआईटी की एग्जाम दिए हैं, आपको मालूम नहीं होगा। आईआईटी में जो 120 नंबर का एक आपका जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन आता है 120 नंबर का, उसमें से मुझे 90 नंबर आया था जब हम आईआईटी की एग्जाम दिए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वैसा स्ट्रांग है मेरा फिजिक्स, ठीक है। मैथ से कई गुना स्ट्रांग है फिजिक्स से, उस लेवल की बात करते हैं। आईआईटी जेईई मेंस की बात करते हैं, ठीक है। 120 में 90 नंबर था मेरा, अभी तक मार्कशीट रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये मत करना कि मुझे फिजिक्स नहीं आता, हो सकता है कभी कभी मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका देखिए कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु की नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है। क्या कर रहा है कि बिना रासायनिक गुण को बिना परिवर्तित किए हुए कौन सा कण को हम जोड़ेंगे इसमें, तो कोई भी इसका नाभिक में जोड़ेंगे तो रासायनिक गुण परिवर्तन नहीं होगा। तो आप जानते होंगे कोई भी एटम है, ठीक है, उसके नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन को हम चेंज करेंगे तो रासायनिक गुण बदल जाएगा, आपको पता होगा, ठीक है। तो लेकिन न्यूट्रॉन को हम चेंज करेंगे तो रासायनिक गुण बदलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उस पर डिपेंड नहीं करता रासायनिक गुण, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, न्यूट्रॉन को हम इसमें ऐड करेंगे। नाभिक में करें जोड़ने पर आपको पता होगा नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहता है, तो प्रोटॉन जोड़ सकते हैं या न्यूट्रॉन जोड़ सकते हैं। प्रोटॉन तो जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन को ऐड करेंगे तो उसका रासायनिक गुण बदल जाएगा, ठीक है, इसलिए न्यूट्रॉन को हम ऐड करेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, तो आपका ऑप्शन ये होगा। अब चलो ये दोनों क्वेश्चन तो हम देख लिए, अभी आपको पूरी डिटेल्स में बताए हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स का छूट गया था पिछले क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन है कि विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर, जो परफ्यूम हम लोग लगाते हैं, ठीक है, परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतल निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो जो आपका स्प्रे बोतल होता है वो आपका बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य होता है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 0 के बराबर होता है, ठीक है, लगभग नगण्य आप उसे मान सकते हैं, ठीक है, लगभग उसको नगण्य आप मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आप पढ़े होंगे क्लास 11th में, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं 2,5, ठीक है, 2,5 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो लिखते हैं हम तो ऐसे होता है 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, ठीक है, ऐसे इसको लिखते हैं। हालांकि आप ऐसे ही ध्यान रखो सिंपल में कि 2,5 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। एक चीज और ध्यान रखना, अभी जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं वो इसका नहीं लिखे हैं, ठीक है, इसका नहीं लिखे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे कमेंट करने लगे कि सर इतना नहीं होता इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे, ठीक है। हम आपको बताएं कि इस तरह से लिखते हैं, तरीका बताएं आपको। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, ठीक है। तो ये तो आपको याद करने वाली चीज है, तो ब्रोन का होता है, इस ऑप्शन में देखा जाए तो ब्रोन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन का आपका कि हाइड्रोजन परमाणु के nthवें कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है। देखो ये भी क्लास आपका देखा जाए क्लास 12th का क्वेश्चन है, ठीक है, और भी कह सकते हैं उसको फिजिक्स का क्वेश्चन है। आप पढ़े होंगे एक आप पढ़े होंगे मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, उसमें आप पढ़े होंगे, आपका एक चैप्टर होगा जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ का क्वेश्चन है क्लास 12th का, वो डीपली पढ़ेंगे आप तब जानेंगे, ठीक है। लेकिन आप सिंपल ध्यान रखो कि किसी भी एटम का जो रेडियस होता है वो आपका n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना बस, ठीक है। n² के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ था।
तो आपको देखो देख सकते हैं आप क्लास 12 से आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, क्लास 12 से आपका ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। पानी में नमक घोलना, पानी में नमक घोलेंगे तो पानी को गर्म करेंगे तो नमक हम अलग कर सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है, यानी जिसको हम अलग कर सकते हैं वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। कोयला का जलना, अब देखो कोयला को आप जला दो तो क्या राख से फिर हम कोयला बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है, ये आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी रासायनिक परिवर्तन है। आपका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन देखो सी क्या है, बर्फ का पिघलना। अब देखो बर्फ है, ये पिघल के क्या बनेगा, जल बन जाएगा, तो ये पानी से हम पानी को ठंडा करेंगे तो ये हम बर्फ बना सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये अभी आपका भौतिक परिवर्तन है। अगर कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है तो आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी पदार्थ सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं उद्रपातन, ठीक है, क्या कहते हैं, उद्रपातन कहते हैं। किसमें होता है, तो कपूर में ये प्रक्रिया होता है, सीधे वो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उद्रपातन कहते हैं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बीपीएससी बहुत बार पूछा है, ऐसा नहीं कि पहली बार पूछा है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आज पूरे क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं केमिस्ट्री और बायो का, ठीक है, आज का क्लास ये आपको समाप्त हो जाएगा। केमिस्ट्री और बायो का पूरे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, और होगा तो हम जो कल क्लास करवाए थे उसके वीडियो को आपको इसी में हम ऐड कर देंगे, तो आपका इसमें फिजिक्स भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो आपको अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही वीडियो में आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों आपका रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सा भौतिक क्रिया है, यानी कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सा भौतिक क्रिया है। जो पेड़ का पत्ता होता है उसमें से ऑक्सीजन का अणु जो निकलता है वो किस क्रिया से निकलता है, ठीक है, किस क्रिया से निकलता है, तो ये विसरण के प्रोसेस के द्वारा निकलते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है, कर वह कौन सी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है, ठीक है, तो ये क्या है, तो ये आपका हो जाएगा अपचयन, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन बोलते हैं उसको। अपचयन को बोलते हैं इंग्लिश में क्या है, रिडक्शन। उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, अपचयन, ठीक है, ध्यान रखना, रिडक्शन होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या आपका, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन संख्या घटती है उसे क्या कहते हैं। एक चीज ध्यान रखना आप कि जिसमें ऑक्सीजन की संख्या घटेगी वो क्या होगा, तो वो होगा आपका यानी रिडक्शन होगा, ठीक है, रिडक्शन अभिक्रिया होगा। जिसमें ऑक्सीजन घटेगी वो क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी अवकरण होगा, अवकरण अभिक्रिया होगा जिसमें ऑक्सीजन घटेगा, उसी को हम बोलते हैं, दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, अभी तो आपको पता है, अपचयन बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो रिडक्शन बोलो या अवकरण बोलो या अपचयन बोलो एक ही बात है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, तो ए होगा। और जिसमें ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेंगे उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम उपचयन। तो ये शब्द का अंतर है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। किसमें हम इथाइल अल्कोहल का उपयोग करते हैं, ठीक है, किसके बनाने में हम इथाइल अल्कोहल का उपयोग करते हैं, तो एंटीसेप्टिक दवाई को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इथाइल अल्कोहल का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है, कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है। देखो आपका ए में है अनुवारिकी से पैक किए गए हैं, बिल्कुल ठोस में क्या होता है, बहुत यानी नज़दीक कण होता है, ठीक है।
आसानी से बहे जाने की क्षमता नहीं। ठोस में तो यही है। अब ठोस में देखो कण, इसमें क्या है कि जो कोई भी कण है एक दूसरे, जो आपका कण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान इतना आसानी से नहीं जा पाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जो गलत है। कर आसानी से बह जाने की क्षमता वो लिक्विड में होता है, ठीक है, ये आपका ठोस में नहीं होता है, ठीक है। और निश्चित आकार तो होता ही है ठोस का, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जो ठोस की विशेषता नहीं है। इसको ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में है या नहीं है, ठीक है। ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है, तो ये आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन का है क्षारीय यानी बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? इसका नाम है सफेद यानी व्हाइट लेड, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि निम्न ऑक्साइडों में से कौन सा जल में घुलनशील है? तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो कैसे घुलनशील है, तो CaO प्लस आप इसको हम क्या करेंगे, वाटर H2O से क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो CO प्लस H2O ये आपका बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन क्या है आपका कि क्वेश्चन आपका है Al2O3.2SiO2.2H2O निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये आपका चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन क्या है कि जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किस उत्पादन में उपयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से हम किस में उपयोग करते हैं, तो इसको आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखना। तो देखो इसका हम विस्फोटक के रूप में, पेंट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन क्या है आपका कि लोहे की फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा विधि उपयुक्त है? ठीक है, कौन सा विधि उपयुक्त है? तो ये प्रश्न तो आपका सिंपल है, ठीक है। कौन सा विधि उपयुक्त होगा? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जिंक की परत लगाना, ठीक है। जिंक की परत लगा कर हम क्या करते हैं, उसे जंग से बचा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये भी प्रश्न आपका एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल से लिया गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखो मैग्नीज का प्रयोग हम माचिस उद्योग में भी करते हैं, बैटरी उत्पादन में भी करते हैं और फोटोग्राफी उद्योग में भी करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है आपका कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। ये भी प्रश्न जो है वो आपका बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि यह नया प्रश्न है। यह नया प्रश्न नहीं है, तो इसका क्या होगा? बूझा हुआ चूना होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, बूझा हुआ चूना का ये क्या है? तो रासायनिक नाम है। बूझा हुआ चूना का क्या नाम है? यह रासायनिक नाम है। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका सूत्र क्या होता है? तो CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नतम अवस्था में, एक सेकेंड, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, तो ये ध्यान रखना आप C/137, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषण माना जाता है? ठीक है, करा किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषण माना जाता है, इससे आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? तो एक प्रदूषण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कारण निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का एक गुण है? एसिड मतलब अम्ल, ठीक है। अम्ल का कारक कौन सा गुण है? ये है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, बिल्कुल सही है। जो अम्ल होता है वो क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है।
तो ये बिल्कुल सही है। बी में है कि पीएच 7 से अधिक होता है ना, ये क्षार का होता है, अम्ल का नहीं होता है, तो बी आपका गलत है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो ये आपका होता है क्या, अम्ल नहीं होता, ये क्षार होता है। ध्यान रखना, ये क्षार का गुण है कि वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो केवल ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्न से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखो इथेन, मीथेन, ठीक है, अब इथेन का क्या होगा, CnH2n+2। ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म में जो भी रहेगा वो क्या है, आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और उसके अलावा जो है वो क्या, असंतृप्त होगा। तो देखो मीथेन में क्या होता है, मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। यानी देखो कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 4 होगा। इसमें बिल्कुल आपका आएगा, एन के मान क्या आएगा, 1 2, तो ये आपका आ जाएगा। एन के मान 2 2, तो इथेन का आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इथेन जो है वो आपका इस पर नहीं आएगा, तो वो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। ध्यान रखना, इस सूत्र पर जो आएगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, बाकी आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, इतना ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है कि फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्न से किस गैस का उपयोग करते हैं। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो ये आपका एथिलीन। ठीक है, एथिलीन गैस होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है। निम्न में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है, यानी 0 है। ठीक है, तो देखो इसमें आपका कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, कि किसी का भी ऑक्टेन संख्या इसमें 0 नहीं है। ध्यान रखना, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ऐसे याद रखने के लिए याद रखना एन हेप्टेन। ठीक है, एन हेप्टेन का ऑक्टेन संख्या 0 होता है। ठीक है, एन हेप्टेन का ऑक्टेन संख्या 0 होता है, इस चीज ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन डिब्बों पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। यानी कह रहा है जिस बोतल में, सॉरी जिस डब्बा में खाना जो पैक होता है उस पर जो कड़ा परत जो चढ़ा रहता है ना, वो टीन की चढ़ी रहती है, जिंक की नहीं चढ़ी रहती। क्यों, तो स्वाभाविक है भाई, इसका मतलब है वो जो जिंक है वो टीन के अपेक्षा में ज़्यादा क्रियाशील है। चलो ऑप्शन रखते हैं, टीन जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, नहीं। यदि टीन जिंक से अधिक प्रतिक्रियाशील रहता तो टीन का उपयोग नहीं करता है वहाँ पर, तो ये गलत है। सेकंड कह रहा है जिंक जो है वो टीन की तुलना में अधिक क्रियाशील है, बिल्कुल सही है। जिंक जो है वो टीन की तुलना में क्या है, अधिक क्रियाशील है, इसीलिए जिंक का उपयोग नहीं करते हैं, टीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो प्रश्न है ये आपका सेम टू सेम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल से प्रश्न उठाया गया, वो भी क्लास 10th का है। ठीक है, और यदि आपको याद होगा हम 17वीं बीपीएससी में आपका जितने भी साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था उसके सोर्स जब हम बता रहे थे तो वहीं पर आपका हम इसका भी एग्जाम्पल दिखा दिए थे कि ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है। ठीक है, टीआरई 2 में। ठीक है, तो वो प्रश्न आपका सेम टू सेम एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही है, जो लास्ट में दिया रहता है एग्जाम्पल, सेम टू सेम ऑप्शन सहित है। ठीक है, मुझे कभी समय मिलेगा तो इसका भी हम प्रूफ दिखाएंगे, जैसे आपका 17वीं बीपीएससी में साइंस का हम प्रूफ दिखाए हैं उसी तरह से। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब एक चीज यहाँ पर देख लो, ये क्वेश्चन देखो, हम टीआरई 3 क्यों बोले थे, मुझे याद है कि टीआरई 3 में भी पूछा गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा आपका कितना, 15/12/2023। मुझे शायद लगता है ये आपका टीआरई 1 का ही एग्जाम था या टीआरई 2 का एग्जाम होगा, टीआरई 2 का होगा, हो सकता है। ठीक है, तो इस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही गया था और वही प्रश्न आपका फिर टीआरई 3 में पूछता है। यहाँ देख लो, ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन सेम ही है, भाषा अलग होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं न कि जिंक से। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, जिंक टीन की तुलना में, ये बिल्कुल सही होगा। देखा, अब देखो क्वेश्चन सेम ही है, दोबारा पूछा है, टीआरई 2 में पूछा, टीआरई 3 में पूछा है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक बनाओ, ये भी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपका बायो का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है। ठीक है, तो ये आपका पक्षी का अध्ययन है, ये आपको पता होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसे हम वंशागति ही कहते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन सी होगा।
चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है संघ इकाइडेमेटा के लिए क्या सत्य है? संघ इकाइडेमेटा के लिए क्या सत्य है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, संघ इकाइडेमेटा के लिए क्या सत्य है। एक सेकेंड, देखो ये में है, यह त्रिस्तरीय है, इसमें सिलोमिक गुहा होती है, बिल्कुल सही है। इसमें विशेष जल संवाहक नाल तंत्र होता है, ये भी सही है। यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या होगा? उपरोक्त में से एक से अधिक होगा इसका आंसर। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है उसे हम क्या कहते हैं? वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है उसे क्या कहते हैं? कार्निवोरस कहते हैं, मांसाहारी। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है लेकिन छूट गया था। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर शामिल किए हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? ठीक है, तो ये कौन सा करता है? देखो, तो इसमें तीरंदाजी भी है, अंतरिक्ष रॉकेट भी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा में बीजाणु मात्र कोशिका होती है, ये द्विगुणित होता है। ठीक है, द्विगुणित, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी उत्तक के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? करा अस्थायी उत्तक के बारे में पूछ रहा है आपसे, कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कर आपका कि पौधे और पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न से किस संरचना से स्पष्ट होता है? यानी तो कोशिका भित्ति से अलग होता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि पशु में कोशिका भित्ति नहीं होता है, जबकि पौधे में कोशिका भित्ति होता है जो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसी से हम दोनों में अंतर कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका इससे पहले बीपीएससी जो आपका सिविल सर्विस एग्जाम होता है उसमें पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन कर आपका, आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसको संदर्भित करता है? ठीक है, आनुवंशिकता शब्द कह रहा है कि किसको संदर्भित करता है? आनुवंशिकता शब्द कह रहा है आपका किसको संदर्भित करता है? तो क्या होगा? आपका ऑप्शन सी होगा, अनुवांशिकी का। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, अनुवांशिकी। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है। ठीक है, यानी कह रहा मानव शरीर के यकृत और मांसपेशियों में कह रहा है ग्लाइकोजन जो होता है वो किस रूप में होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो होता है किस रूप में होता है, तो ध्यान रखिएगा, पॉलीसेकेराइड। किस रूप में? पॉलीसेकेराइड रूप में। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ये भी टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कर रहा है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, वो क्या है? तो इसे कहते हैं एमाइलेज। ऑप्शन नंबर ए होगा, एमाइलेज। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है? यह आपका अग्नाशय ग्रंथि, एक मात्र ग्रंथि है अग्नाशय, जो आपका मिश्रित ग्रंथि है, यानी आंतरिक और बाह्य दोनों ग्रंथि के रूप में यूज होता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? क्या कर रहा है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो देखो, थायराइड ग्रंथि तो है, पेट्री ग्रंथि भी है, लेकिन लैक्रिमल ये जो है आपका वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, वह बहिःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारी में सामान्य शोषण के दौरान डायफ्राम होता है। ठीक है, स्तनधारी में सामान्य शोषण के दौरान का आपका डायफ्राम किस रूप में होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, चपटा हुआ। कैसे होता है? चपटा हुआ होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रक्त में त्रुटिहीन हेमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, दात्रिक कोशिका अर्कता में। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, वसा अवशोषण से। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सी है? तो ये आपका लिम्फोसाइट। कौन सा है? तो ये आपका लिम्फोसाइट है। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लिम्फोसाइट।
अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका है कि टैक्किकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। इसमें हृदय गति क्या होती है, तेज होती है या स्लो होती है? टैक्किकार्डिया में हृदय गति क्या होती है, स्लो होती है या तेज होती है? तो मेरे विचार में इसमें क्या होगा, तेज होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है? मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को क्या कहते हैं? तो उससे हम कहते हैं नेफ्रॉन, ऑप्शन ए होगा, नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि मनुष्य में गुर्दे किस तंत्र का हिस्सा है? तो मल त्याग का, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है श्वसन प्रक्रिया निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? श्वसन प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है श्वसन प्रक्रिया के लिए। ठीक है। तो देखो आपका ऑप्शन फर्स्ट में है कि ऊर्जा कभी स्रावित नहीं होती है, तो ये गलत है। सेकेंड है ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है, ये सही है। आपका ऑप्शन बी होगा कि ऊर्जा किस रूप में रहता है, एटीपी के रूप में रहता है। ठीक है। ऊर्जा एटीपी के रूप में क्या होता है, जमा होता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? तो देखो, प्रो छोर पर ऑक्सीजन की सांद्रता, प्रो के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण, तो ठीक है, ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान का शाखा है, तो ये आपका होगा पादप कार्यकी, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है कि पौधे में प्रदीप्त कालिकता की खोज करने वाले हैं, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गार्डनर और एलार्ड ने किया था। ठीक है। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका बीपीएससी टीआरई 3 में ही पूछा है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा है। तो ये आपका साइटोकाइनिन क्या है, एक पादप हार्मोन है। ठीक है। साइटोकाइनिन क्या है, एक पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन का आपका कि ल्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी हुआ, लेहीमोग्लोबिन। ठीक है, लेहीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लीची का खाद्य भाग है एरिल। लीची का खाद्य भाग क्या होता है, एरिल होता है। लीची का खाद्य भाग क्या होता है, एरिल होता है, इसे आप ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि? अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? तो क्योंकि इसमें नोड और एंटी नोड होते हैं। ठीक है, एंटर नोड होते हैं, ऑप्शन बी होगा। अब देखो यही प्रश्न आपका 66वें बीपीएससी में पूछा है और यही प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा है, जो आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था, सेम टू सेम प्रश्न। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं, तो सूखे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है? तो आपका जो ऑप्शन सी, ऑस्मोटिक दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतिक हार्मोन है? निम्न से कौन सा वनस्पतिक हार्मोन है? तो ये आपका साइटोकाइनिन है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मृत जीवों का अपघटक है, तो मृत जीवों का अपघटक होगा आपका जीवाणु और कवक दोनों होता है। ठीक है, जीवाणु और कवक दोनों होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है, तो यह यकृत और प्लीहा दोनों होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन आपका है कि ट्रोकोमा रोग का संबंध किससे है? तो ये आपका ट्रोकोमा रोग का संबंध आंख से है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो जीन मानचित्रण कहलाती है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका कि यदि कार का द्रव्यमान
1500 किलोग्राम है तो कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आप एक चीज पढ़ेंगे क्लास 11th में कि टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा होता है। यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये होता है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है, ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा 1/2 mv², यू ले लीजिए इनिशियल स्पीड u², ठीक है। अब देखिए सब कुछ सही है। आप देखिए टोटल वर्क यहाँ से आपका निकल जाएगा 1/2 m को कॉमन कर लीजिए तो आपका जाएगा अंदर में क्या, कैपिटल v² माइनस स्मॉल v², ठीक है। और इसको भी आपको छोटा करना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 m, ठीक है, v² माइनस u² लिख सकते क्या, यानी v प्लस u इंटू v माइनस u। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ना गुना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सिंपल आपका हो जाएगा। यानी यहाँ से हम वर्क निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम वर्क निकाल सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये वर्क किस में दिया है, जूल में दिया है, तो वर्क जूल में तभी आएगा जब आपका मास द्रव्यमान में हो। लेकिन ये जो आपका स्पीड है वो किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो उसको आपको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, तभी आपका ये जूल में आएगा। तो सब कुछ ऐसे रहने दीजिए, खाली यहाँ पर भी की जगह कितना है 60 है, 60 किलोमीटर बराबर है, उसको बदल लीजिएगा मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से गुना कर दीजिए, तो 6 से 6 3 18, 6 दिन 7, आपका यहाँ रहेगा 50/3। यू निकालिएगा तो आपका आ जाएगा, इसी का आधा है ना, ये 60 है तो ये 30 है, तो इसका आधा करेंगे आपका जगह 25/3 आ जाएगा। आप करके निकाल कर देख लेना, ठीक है, ये करना 5/8 से क्या करना गुना करना, आपका 25/3 ही आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे भी निकल गया मीटर पर सेकंड में और यू भी निकल गया, ठीक है, तो आपका डब्लू निकल लीजिएगा क्योंकि मास भी दिया है, भी निकल गया, यू निकल गया सारा। अब देखो यहाँ पर हम रख देते हैं, तो क्या था आपका डब्लू बराबर 1/2 m, कितना है m आपका होगा 1500, ठीक है, भी प्लस यू, तो भी कितना था 50/3 था, प्लस यू 25/3 था, इंटू क्या था आपका 50/3 भी माइनस 25/3 यू, ठीक है। यहाँ से आप काटिएगा तो कितना आएगा, ये 750 आएगा, तो 750, ठीक है, 750 गुने यहाँ क्या होगा 50 + 25 कितना होगा 75/3, यहाँ क्या है 50 में से 25 क्या तो 25/3, ठीक है। अब तो क्या करना है, इसको काट दीजिए, 3 से काटिए, 25 दिया 75, 3 से यहाँ काट दिए तो क्या आएगा 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 डैश आएगा। अब क्या कीजिए, इस सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस सभी को मल्टीप्लाई करने का आपका आंसर आ जाएगा कितना, ये जो आपका है ऑप्शन बी में ये आपका आ जाएगा, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई करके देखना, आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज समझना था कि टोटल वर्क क्या होता है आपका, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी को हम हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है, ये आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। आगे चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत बार रिपीट किया है, कार्य की इकाई क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है, कार्य यानी वर्क, ठीक है, क्या होता है तो जूल होता है, आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन आपका है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग होता है, ये आपको याद ही होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। करेक्ट देखा जाए तो आपका 9.8 ही होता है, हालांकि हम लोग एग्जाम में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन आपका पूछ रहा है क्या लगभग, तो आप यही देंगे ऑप्शन सी होगा। ये भी आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से सीधे प्रश्न उठा लिया गया है, ठीक है। तो साइंस का जितने भी प्रश्न है सभी आपका एनसीईआरटी से ही आया हुआ है। मुझे समय मिलेगा तो सभी क्वेश्चन का भी सोर्स बताएंगे, जैसे आपका 17वीं बीपीएससी में आप देखेंगे कि साइंस का हम सोर्स आपको बताएं एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन का, प्रत्येक क्वेश्चन का, इसी तरह से यहाँ भी आपको हम सोर्स बताएंगे, ठीक है, थोड़ा समय मिलता है तो, ठीक है। फिर आप क्लास देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो एग्जाम्पल ही है एनसीईआरटी का, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, आगे आपको हम प्रूफ में दिखाएंगे दूसरा वीडियो में, ठीक है, सेम टू सेम एग्जाम्पल है।
क्वेश्चन आपका ये है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगुनी कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण का बल क्या होगा। अब देखो सिंपल है। अब देखो ये मास आपका क्या है m1 है और ये आपका मास क्या है m2 है। बीच की दूरी क्या r है। आप जानते हैं इधर लगेगा फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल। ये बल कितना होता है तो आप याद होगा आपको Gm1 इंटू m2 Gm1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। ये आप जानते होंगे फोर्स होता है। ठीक है। G क्या है तो G यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है। G कांस्टेंट है। यदि हम G को हटा दें तो यहाँ से कह सकते हैं फोर्स जो है वो आपका क्या है किसके प्रोपोर्शनल है तो m1 इंटू m2 का है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है तो r स्क्वायर का है। ठीक है। तो आप देखो यहाँ क्या कर रहा है। ठीक है, इसको रहने दो। इसको आप f मान लो। f बराबर क्या है आपका Gm1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। ये दूरी था m1, हाँ यहाँ m1 था और यहाँ m2 था। तो यहाँ पर फोर्स ये है, इसको f1 ले लो। ठीक है। अब क्या कर रहा है इसके बीच की दूरी हम क्या करते हैं दोगुनी कर देते हैं। ठीक है। बीच की दूरी ये पहले r था तो अब मान लो बीच की दूरी कितना हो गया 2r हो गया। लेकिन मास तो ऐसे ही रहेगा, मास के बारे में कुछ नहीं करा है तो मास कांस्टेंट रहने दो। ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स लगाओ। फोर्स क्या लगेगा F2 मान लो लगने का। ठीक है। तो F2 हम जो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे F2 बराबर Gm1 इंटू m2। ये तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुआ, बट r स्क्वायर। तो r की जगह क्या लेंगे 2r लेंगे। ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो आपका आएगा Gm1 इंटू m2 बटे 2 दूनी 4 r स्क्वायर। ठीक है। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो और इसको फर्स्ट मान लो। दोनों को डिवाइड कर दो f1 बटे f2। ठीक है। डिवाइड करो क्या आएगा f1 बटे f2 डिवाइड करेंगे एक सेकेंड तो आपका आएगा यहाँ पर Gm1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर बटे Gm1 इंटू m2 बटे 4r स्क्वायर। ये कट जाएगा r स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है। और ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा तो आपका आएगा 4/1। यानी हम यहाँ से निकाले क्या f1 बटे f2 का रेशियो क्या है 4/1 है। यहाँ से हम देखेंगे f2 मुझे निकालना है, बाद का फोर्स क्या आएगा आपका कोना कोना गुना कीजिए तो आपका आएगा f1 बटे 4 आएगा। यानी यहाँ से कह सकते हैं फोर्स जो है वो पहले के क्या होगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1/4 हो जाता है। ठीक है। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आपको डरना नहीं है। ये भी आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से उठाकर पूछा गया है। ठीक है। आपको हम सोर्स दिखा देंगे अगले क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्वेश्चन का आपका कि दो कैंडेला का एक समदिक्क स्रोत जिसका प्रकाश से फ्लक्स पैदा करता है वह है। यानी कि दो कैंडेला से कितना फ्लक्स पैदा करता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एक कैंडेला से 4 पाई n पैदा करते हैं। ठीक है। तो आपका होगा 4 पाई n की जगह क्या होगा 2 कैंडला। ठीक है। ये आपका 4 दूनी 8 पाई ल्यूमेन। ठीक है। तो 8 पाई ल्यूमेन आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इस यहाँ पर सिंपल ध्यान रखना है 4 पाई n। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन देखिए। आपका ये क्वेश्चन आपका फिर न्यूमेरिकल पूछा गया था और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो क्वेश्चन कर आपका कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL 10 सेंटीमीटर है और अगर पानी में इसे डुबाने पर वह कार्य करेगा। ठीक है। एक उत्तल लेंस है, इसका फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर है। एक चीज बताओ ये आपका क्या है ये उत्तल लेंस है। ठीक है। इसका अगर फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक चीज ध्यान रखना अगर पानी में डुबाने पर कार्य करेगा। ठीक है। अब यहाँ देखो एक फार्मूला पढ़े होंगे 1/f बराबर μ2 माइनस μ1 बटे μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला आप क्लास 12th में पढ़े होंगे। ठीक है। ऑप्टिक्स एक चैप्टर है उसमें। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। ये जो आपका फोकल दूरी आपका दिया है 10 सेंटीमीटर तो यहाँ पर जो है r1 और r2 ना दोनों का मान आपका जगह 10 सेंटीमीटर। ठीक है। लेंस है ध्यान रखना कितना होगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और μ1 कितना है 1 हो जाएगा और μ2 पानी में डालेंगे तो μ2 पानी का आपका अपवर्तन कितना होता है 4/3 होता है। ठीक है। अब सभी के मान इसमें रख दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो 1/f बराबर μ2 तो 4/3 माइनस 1 μ1 बटे
1, ठीक है। 1/r, r का मान कितना होगा 10 माइनस 1/r2 माइनस 1/r1। लेकिन यहाँ देखो ये यदि उत्तर लेंस है तो ये होता है आपका क्या, ये हो गया r1, ये हो गया आपका r2, ठीक है। तो यहाँ देखना डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ माइनस है लेकिन माइनस में होगा ये आपका 1/10, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4/3 में से 1 जाएगा तो आपका 1/3, यहाँ पर आ जाएगा 1/10 प्लस 1/10, यहाँ आपका आ जाएगा 1/3 गुने आपका जाएगा 2/10 यानी 1/5, आपका जाएगा 1/15, ठीक है। 1/15 यानी यहाँ से आपका f आ जाएगा कितना, तो ये आपका जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी फोकल दूरी क्या हो गया, तो 10 से अधिक हो गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 10 सेंटीमीटर से अधिक होगा, लेकिन यह उत्तर लेंस की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। अच्छा प्रश्न था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन का आपका, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसीलिए होता है क्योंकि, क्वेश्चन करने का सिंपल है, पर हम कोहरे को क्यों नहीं देख सकते हैं, हालांकि जल पारदर्शक होता है, ठीक है। देखिए क्योंकि कोहरे को हम क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि देखो अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, ठीक है। इसी कारण से हम यानी कोहरे को नहीं देख, यानी कोहरे में हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि वो बिखरे हुए रहते हैं प्रकाश, ठीक है। आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अगला क्वेश्चन का आपका, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्न से कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आवृत्ति माध्यम बदलने से चेंज नहीं होती है। ये क्वेश्चन इससे पहले भी बीपीएससी ने पूछा है, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक में देखें ना, ये पहले भी बीपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा है बहुत बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन क्या आपका कि मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। देखो मायोपिया यानी इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं मायोपिया को हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, थोड़ा सा पेन नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो हम निकट के वस्तु को देख पाते हैं, याद रखना बहुत आसान है। निकट की वस्तु हम साफ साफ देख पाते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को हम नहीं देख पाते, वो होता है आपका निकट दृष्टि दोष। तो इसमें तो मायोपिया में क्या होगा, दूर की वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते हैं, ठीक है। जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है किसको, तो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना मायोपिया में निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं लेकिन दूर को नहीं देख पाते, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि वह घटना जिसके कारण से प्रकाश नीला दिखाई देते हैं, यह है प्रकाश का आपका प्रकीर्णन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, सभी क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में ही पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, ये तो आपको पता होगा। तो ठोस में सबसे अधिक आपका होता है, ठीक है। सबसे अधिक आपका किस में होता है, एक सेकेंड थोड़ा पेन नहीं काम कर रहा, माफ कीजिएगा। ठोस, ठीक है। इसके बाद आपका द्रव और इसके बाद आपका गैस, ठीक है। यानी साउंड का वेग सबसे अधिक आपका होता है ठोस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में, ठीक है। तो अगर सबसे अधिक किस्म होगा आपका ऑप्शन ए होगा इस्पात। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन का आपका कि एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो ये करता आपका ध्यान रखिएगा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए ऊष्मीय प्रभाव आपका ऑप्शन नहीं है, लेकिन तापीय प्रभाव तो है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यानी ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज काम करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए समानतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है। तो ये करते नॉर्म लोहा का उपयोग करते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन ये होगा। देखिए सभी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही है, आपको हम प्रूफ जल्दी ही दिखाने वाले हैं, जिससे आपका 17वीं बीपीएससी का आपको प्रूफ दिखाए हैं कि एक एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से आया। इसी तरह से आपको हम ये सभी क्वेश्चन जो आपका टीआरई 1 से लेकर 3 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा है साइंस का, उसका भी आपको हम एक वीडियो में आपको हम सोर्स दिखाएंगे एनसीईआरटी से, ठीक है। फिलहाल क्लास देख लीजिए। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गैर अहोमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। गैर अहोमिक
कौन सा है? तो देखो ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टॉर्च बल्ब। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ये तो आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। आप जाओ क्लास 10th का, आप एनसीईआरटी को उठाना, ठीक है, क्लास 10th का, उसमें देखना फिजिक्स से एक क्वेश्चन आपका सेम एग्जाम्पल से उठा लिया है। ठीक है, आपको दिखाएंगे बहुत जल्द। तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठा लिया गया है। क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यानी कौन सा विद्युत शक्ति को नहीं बताता है? तो याद रखिएगा, आपको बता चुके हैं बार बार कि पावर जो आपका होता है, एक फॉर्म आपका होता है वी स्क्वायर बट्टे आर होता है। ठीक है, अब दूसरा निकालिएगा, आपका आएगा आई स्क्वायर इंटू आर आएगा। तीसरा आपका आएगा क्या? तो v इंटू आई आएगा। ठीक है, ये 3 आपका पावर का फॉर्मूला होता है और 3 के अलावा जो भी है वो आपका नहीं होगा। इसमें देख लीजिए कौन है, तो v इंटू आई है, ये तो होता है। आई स्क्वायर इंटू आर ये भी होता है, लेकिन आई आर स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो गलत है। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल सहित, आपका ऑप्शन सहित। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्न से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो देखिए अल्फा किरण है, गामा एक्सरे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका एक सीधे विद्युत धारावाहिक चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। देखिए आप क्लास 12 में पढ़े होंगे, ये आपका करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, ये सीधी है। अब इसके द्वारा कहेगा आपका कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, देखो आप पढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये आपका ऐसे होगा, एक सेकेंड, ये आपका एक संकेंद्रण वृत्त की तरह होगा। ठीक है, संकेंद्रण वृत्त की तरह होगा। ठीक है, ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? आपका संकेंद्रण वृत्त की तरह होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यानी कौन सा है जो विद्युत शक्ति को नहीं बताता है? अब देखो ये आपका एनसीईआरटी का सेम टू सेम एग्जांपल से प्रश्न उठा लिया गया है। एनसीईआरटी क्लास 10th में जाकर देखिएगा। अब देखो आप जानते होंगे कि पावर क्या होता है। पावर जो आपका होता है P बराबर वी स्क्वायर बट्टे आर होता है। ठीक है, वी स्क्वायर बट्टे आर होता है, एक ध्यान रखिएगा। दूसरा आप याद रखिएगा आई स्क्वायर इंटू आर होता है, ये भी पावर का ही फॉर्मूला है। और P बराबर आपका V इंटू आई होता है, ये भी पावर का ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये तीनों छोड़कर जो होगा वो नहीं होगा। तो V इंटू आई तो होता है, आई स्क्वायर इंटू आर होता है, लेकिन आई इंटू आर स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो गलत है। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो अल्फा किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग क्या आता है? तो मंदक के रूप में। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मंदक के रूप में हम D2O का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका किसी विखंडीय द्रव का कांतरिक द्रव्यमान होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। ठीक है, आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित होती है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, बिंदु प्रति इंच। ऑप्शन सी होगा, बिंदु प्रति इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये आपका फोटो वोल्टेइक सेल, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, फोटो वोल्टेइक सेल, ऑप्शन ए होगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका बीपीएससी क्लास 9 to 10 आपका टीआरडी वाले एग्जाम पूछा गया था, और यही प्रश्न देखिए आपका इससे पहले कब पूछा गया था। यही आपका सेम टू सेम प्रश्न आपका ये कब पूछा गया है? तो ये आपका 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग में सबसे उपयुक्त है? तो क्या होगा? फोटो वोल्टेइक सेल होगा। सेम क्वेश्चन है दोनों, तो ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी देखें क्या, तो बीपीएससी टीआरडी 1 से लेकर टीआरडी 2 और टीआरडी 3, यानी बीपीएससी टीआरडी 1, टीआरडी 2 और टीआरडी 3 में जितने भी आपका साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, उन सभी प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। ठीक है, और इससे पहले आपको हम बिहार स्पेशल से जितने भी आपका अभी तक टीआरडी 1, 2 और 3 में बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया है, उन क्वेश्चन को भी हम करवा चुके हैं। इसी चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको हम सभी विषय करवाएंगे। आपको आगे आपको हम मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास लेकर आने वाले हैं, जो अभी तक जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी टीआरडी 1 से लेकर
लेकर टीआरडी 3 तक सभी क्वेश्चन आपको हल करवाने वाले हैं। तो इस क्लास को अधिक से अधिक देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। और आपको कहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी स्टूडेंट करंट अफेयर क्लास का वेट कर रहे हैं, आपको बता दें कि करंट अफेयर क्लास आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको जल्द ही आ जाएगा, तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। करंट अफेयर क्लास का टेंशन आपको नहीं लेना है, आपको हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।